जहां नैब एक तरफ जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस दायर करने जा रही है, तो वहीं इस केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। आला ब्यूरोक्रेट्स और ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद की गिरफ्तारी के बाद अब जाली अकाउंट्स के एक और अहम किरदार की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी सामने आई है। ये शख्स ओमनी ग्रुप का अकाउंटेंट आरिफ खान है। जेआईटी के दावे के मुताबिक जाली अकाउंट्स बनाने, उन पर दस्तखत करने और पैसों की मुंतकली में आरिफ खान का मरकजी किरदार है। अब जरा से खबर सामने आई है कि ओमनी ग्रुप के अकाउंट ऑफिसर आरिफ खान को गुज़िश्ता शब दुबई में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया। आरिफ खान ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी है, जबकि जराये का दावा है कि आरिफ खान की पाकिस्तान मुंतकली के इंतजामात किए जा रहे हैं और उन्हें आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद की गिरफ्तारी के बाद आरिफ खान की गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स केस की दूसरी सबसे बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि असलम मसूद ने गिरफ्तारी के बाद एतराफी बयान दिया और इस बयान में उन्होंने आसिफ अली जरदारी समेत ओमनी ग्रुप पर कई संगीन इल्जामात लगाए थे। साथ ही उन्होंने आरिफ खान का नाम भी लिया कि कैसे वो अब्दुल गनी मजीद के अहकामात आरिफ खान को पहुंचाते थे और कैसे आरिफ खान जाली अकाउंट्स के चेक्स पर दस्तखत करते, पैसे निकलवाते और इस पूरे मामले की कोऑर्डिनेशन किया करते थे। अब आरिफ खान की गिरफ्तारी के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द उनका भी एतराफी बयान आ सकता है। मसूद और आरिफ खान इस केस के मरकजी किरदार हैं और उनकी मुमकिना गिरफ्तारी से मुतालिक हम 2 माह पहले ही अपने प्रोग्राम में तफसीलात बता चुके हैं। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें 5 अहम मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे फेक अकाउंट केस के, वो मुल्क से बाहर भागे हुए, जिसमें टॉप पे असलम मसूद का नाम है जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। ओमनी ग्रुप के तमाम तर चीज़ें वो हैंडल कर रहे थे और साथ ही आरिफ खान एक और किरदार है जो पाकिस्तान से भागा हुआ है। उसका रोल बहुत अहम है क्योंकि कैम क्राउन इंटरनेशनल कंपनी जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है मजीद फैमिली की, उसके वो चीफ अकाउंटेंट हैं, वो भागे हुए हैं। उनके रेड वारंट के लिए भी लिखा जा चुका है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि उसने भी रजामंदी ज़ाहिर की है पाकिस्तान आने की और एज अप्रूवर बनने की। अब देखना होगा कि आरिफ खान को कब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है और वो अपने बयान में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ नैब ने ओमनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ पहला रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है, जबकि रेफरेंस की मंजूरी आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। नैब एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है। मुल्जिमान पर मुबैना जाली अकाउंट्स और गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ सरकारी इराजी को रेगुलराइज करने का इल्ज़ाम है, जिससे कौमी खजाने को 1 अरब 42 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। जाली अकाउंट्स केस में आरिफ खान की गिरफ्तारी और रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, फाइनली ये गिरफ्तारी हो गई है जिसके हवाले से आपने 2 माह पहले इस प्रोग्राम में बात भी की थी। क्या कुछ तवक्को कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स आरिफ खान से? शाहजेब, देखें, आरिफ खान एक मरकज़ी किरदार था जो ओमनी ग्रुप का तमाम तर बिज़नेस था यूएई में, वो उसको देख रहा था और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे कैम क्राउन इंटरनेशनल कंपनी जो कि फ्लैगशिप कंपनी थी 5 कंपनियों की ओमनी ग्रुप की दुबई में। उसने 25 अरब रुपए का एक कारोबार किया था जिसका तमाम पैसा या कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि मेजॉरिटी जो पैसा था वो पाकिस्तान से गया है, जिसमें यूनिस कुदवाई का बहुत अहम रोल है। उसने ये पैसे भेजे हैं और आरिफ खान उस तमाम बिज़नेस को देख रहा था जितनी ट्रांजैक्शन हो रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, और बिलखसूस जेआईटी और नैब ज़राए का ये दावा है कि आरिफ खान ने 150 फ्लैट्स जो कि मजीद फैमिली ने ख़रीदे थे दुबई के मुख्तलिफ मकामात में, उसका तमाम तर पैसा 80 मिलियन दिरहम जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 3 अरब से ज़्यादा बनते हैं, वो इन्होंने ही अरेंज कराया था। इसके अलावा वहाँ से 60 मिलियन दिरहम मुख्तलिफ बैंक से भी इन्होंने अरेंज कराया था। 2012 तक ये सारा बिज़नेस यहाँ पर जॉइंट सिग्नेटरी थे, यहाँ पर असलम मसूद के साथ पाकिस्तान में देख रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान से यूएई चले गए। इसके साथ एक और किरदार मोहम्मद उमैर का है जो कि इसके साथ ही काम कर रहा था, वो भी एब्सकॉन्डर है। और 2 मरकज़ी अहम किरदार हैं, जिस तरह असलम मसूद और आरिफ खान ओमनी ग्रुप के लिए
एक अहम रोल प्ले कर रहे थे। इसी तरह यूनुस कुदवाई का बहुत अहम रोल है, जो कि जरदारी ग्रुप के लिए मुबैना तौर पर काम कर रहा था, और उसकी गिरफ्तारी में और उसका पाकिस्तान लाना इस वक्त नैब के लिए एक मुश्किल तरीन अमल है, JITA के लिए भी, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो कैनेडियन शहरी है और उसका मालूम नहीं है कि वो दुबई में है या इस वक्त कनाडा में है। इस तरह से ये 3 किरदार अभी सामने हैं। 2 पाकिस्तान आ चुके हैं, 3 मुल्क से बाहर हैं, और साथ ही जो रेफरेंसेस की आपने बात की है, पहली रेफरेंस आज फाइल नहीं हुई, उसकी इजाज़त दे दी गई है नैब की तरफ से, जबकि हमारे ज़राए का कहना है कि और रेफरेंस तैयार किया गया है नैब की तरफ से। वो है हारिश कंपनी का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी ने अर्बन वाटर ठट्ठा के इलाके में कॉन्ट्रैक्ट लिया था। 16 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके हरीश ने ये एतराफ़ी बयान में बताया है कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत दी थी। तो ये एक दूसरा रेफरेंस है जो हमारे ज़राए का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में 4 मुख्तलिफ रेफरेंसेस नायब जो है वो फाइल करने जाएगा। इसी तरह से जो बता रहे थे, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, एतराफ़ी बयानात आ रहे हैं, जबकि अब तक नायब पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं को भी तलब कर चुका है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और कायम अली शाह के बाद आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी नायब के सामने पेश हुए। उनसे तकरीबन 1 घंटे तक पूछगछ की गई और उन्हें सवालनामा भी दिया गया। पेशी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जाली अकाउंट्स केस में उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को जो तहफ़ दिए, उनकी खरीदारी के लिए जाली अकाउंट से पैसे दिए गए। फेक अकाउंट्स जो केस है उसके लिए मुझे बुलाया गया था। इट वॉज रिगार्डिंग कि जो व्हीकल्स गिफ्ट्स हुए थे फ्रॉम डिफरेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट्स, तो वो गिफ्ट्स जो थे वो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे। मगर उनके मुताबिक ये था कि आपको जो हम प्रोब कर रहे हैं वो ये है कि फेक अकाउंट्स में से ही वो पेमेंट की गई थी। हाँ, मुझे एक सवालनामा दिया है, जैसे स्कूल्स में हमें दिया करते थे तो वो दिया है उन्होंने, वो अब हम उसका जवाब देंगे। नैब ने दोबारा तो बुलाया आपको? नैब ने कहा जल्दी आएँ, तो मैंने कहा 2 हफ्तों के बाद। जैसे जैसे जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात तेज होती जा रही है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तलबियों के मामले में भी तेजी आती जा रही है। साथ ही जो रिलीफ के लिए पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्तें दायर की हुई थी, वो भी यके बाद दीगरे मुस्तरद होती जा रही हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और बैंकिंग कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पीपल्स पार्टी ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तानी तारीख का पहला केस है जो दूसरे सूबे में मुंतकिल किया गया। ट्रायल कोर्ट एक सूबे से दूसरे सूबे में केस मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं रखती। बैंकिंग कोर्ट का फैसला गैर आईनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। मगर आज सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार नहीं दिया, अलबत्ता पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त जरूर मुस्तरद कर दी है। बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आज एक फोरम पर हमारे एतराज़ात को मुस्तरद किया गया जो इंसाफ के मुताबिक नहीं था। सिर्फ भुट्टोस के लिए ये एक्सेप्शन बना रहे हो कि हमेशा उनका ट्रायल पिंडी में होगा। हमारा लीगल एतराज़ है इस पे, हम हर लीगल फोरम पे ये एतराज़ करते रहेंगे। एक लीगल फोरम ये हाई कोर्ट था, आप कह रहे हो कि रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। अगर हमारे लिए एक मुख्तलिफ कानून होगा तो कल किसी और के लिए यही कानून लागू होगा। हर पाकिस्तानी के लिए ये कानून लागू होना चाहिए। इससे पहले जाली अकाउंट्स केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से केस की रावलपिंडी या इस्लामाबाद मुंतकली पर एतराज़ उठाया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। अदालतों से बाकायदा कोई रिलीफ की खबर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी के लिए, जबकि दूसरी तरफ नैब ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले यानी 20 मार्च को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी पर जो दोनों रहनुमाओं को सवालनामा दिया था और जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब तक जवाब जमा नहीं कराया गया। रोजनामा द न्यूज़ में आज इस हवाले से खबर छाया हुई कि नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम अब भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के जवाबात का इंतजार कर रही है। पीपल्स पार्टी क्यों जवाबात नहीं दे रही? जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो आज जाली अकाउंट्स केस में इस पूरे मामले पर बात करेंगे सिंध के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा वहाब
साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एतराज़ था पिंडी में केसेस के हवाले से, आज हाई कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को जो इस्तदा की थी पीपल्स पार्टी ने, ये रिलीफ नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त पीपल्स पार्टी के वकील की तरफ से एतराज़ उठाया गया था। देखिए शाहिद साहब, फैसले का मैंने मुताला नहीं किया, जो तफसीली फैसला आया है एक बार फैसला पढ़ेंगे तो अपना लाएअमल तैयार किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फैसलों से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उसूली मौक़िफ़ अभी भी उस जगह पर कायम है जो हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का कानून बात करता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, ये सारे जो काम हो रहे हैं उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के उसूल के मुनाफी हैं। और यही बात बिलावल साहब ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, इससे पहले भी कही थी, और इंशाल्लाह आगे भी जहाँ कहीं हमें मौका मिलेगा सियासी फोरम से बात करने का, पार्लियामेंट्री फोरम से बात करने का, हम इस पॉइंट को बिल्कुल एजिटेट करेंगे। मगर जाहिर है बैकी कोर्ट की हद तक आपका एतराज़ था, फिर पिंडी का लफ्ज़ लेके बार बार जाहिर है बिलावल भुट्टो एक एतराज़ उठा रहे थे, फिर भुट्टो खानदान की हिस्ट्री भी वो बताते हैं। मगर अब जब हाई कोर्ट भी ये फैसला दे तब भी आप इसको साजिश ही समझेंगे और माजी के साथ ही जोड़ेंगे, या कम से कम लेंगे कि जी अदालत ने फैसला दिया है तो ठीक है? नहीं, देखिए अदालतों के फैसलों का एहतराम तो बिल्कुल हम पर लाजिम है और हम एहतराम करते हैं अदालत का। लेकिन अगर अदालत का कोई भी फैसला कानून के उसूलों के ऐन मुताबिक ना हो, अगर हमें ऐसा लगे कि कानून के उसूल जो अदालत तय कर रही है वो किसी और केस में कुछ और है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कुछ और है, तो हमारे पास ये हक हासिल है कि हम उस फैसले को क्रिटिसाइज कर सकें, लेकिन कानूनी उसूलों के ऐन मुताबिक करेंगे, हुदूद में रह के करेंगे, इज्जत और एहतराम में रहते हुए हम करेंगे। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने बिल्कुल रखेंगे कि कैसा एक दोहरा मयार हो सकता है कि अगर मुसल्लिमा उसूल ये है कि जिस शहर में, जिस सूबे के अंदर जुर्म होता है उसी सूबे में, उसी शहर की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं और उसी जगह के ऊपर अदालत में केस फाइल किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ? ये एक सियासी केस हम समझते हैं और इसको हम सियासी अखाड़े में इंशाल्लाह बार बार एजिटेट करेंगे। मगर 20 मार्च को नैब ने सवालनामा दिया था बिलावल भुट्टो को और आसिफ जरदारी को, 10 दिन में जवाब देना था, दिया नहीं उन्होंने अभी तक जवाब। शाहिद साहब, वो सवालनामा मैंने देखा है, उसमें अगर कहीं पर भी ये लिखा हो कि 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना हो तो आप ये सवाल, मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल जेन्युइन बनता है। जो मेरी इत्तलात है कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था और सवाल का जवाब देने के पाबंद है। जैसा कि आपने देखा कि माजी में भी जब नैब ने बुलाया तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों नैब के सामने गए। हम इदारों का एहतराम करते हैं। नहीं मुर्तज़ा साहब, जो इन दोनों की पेशी के बाद नैब की प्रेस रिलीज थी उसमें तो लिखा हुआ था कि 3 रेफरेंसेस में फिलहाल इनसे सवालात हुए दोनों से और 10 दिन के अंदर नैब रावलपिंडी की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्होंने जवाब जमा कराने हैं। जब इनसे को दिया गया सवालनामा उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वर्बली भी नहीं कहा गया कि 10 दिन में जवाब जमा कराना है? जो मेरे पास इत्तलात हैं और मैंने वो सवालनामा देखा है उसमें कहीं पर भी कोई टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद।